हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा वक्त लगा क्योंकि मुझे टाइमर नहीं मिल पाया था, और टाइमर को जब तक आप नहीं समझोगे तो फिर ये जो हमारे ये लेसन्स हैं, अब आने वाले लेसन्स में हम टाइमर को भी ऐड करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे रिलेज उसमें ऐड होंगे। तो इन सारी चीज़ों में टाइमर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो टाइमर कैसे काम करता है, टाइमर का थोड़ा सा फंक्शन पता आपको होना चाहिए। टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें भी कॉन्ट्रैक्टर की तरह ही NONC होते हैं। अब मैं इसको पावर ऑन करूँगा यहाँ पे, तो आप लोग ध्यान से देखिए होता क्या है। अब मैंने इसका पावर ऑन किया, ऊपर डायल में मैंने 10 सेकंड का टाइम फिक्स किया है। 10 सेकंड बाद इसका NO जो है वो क्लोज हो जाएगा और जो NC है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए लाइट जल गई, अब ये ऑपरेट हो गया है। 10 सेकंड वेट करने के बाद इसका चेंज ओवर हो चुका है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में मैंने आपसे कुछ सवाल किए थे, और जिन्होंने भी उसका जवाब दिया मेरी मेल ID पे, उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन कि सभी ने अपनी तरह से जो भी समझा वो प्रयास काफ़ी अच्छा रहा। और अब जो है हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। क्या है, किसी भी ड्राइंग को समझना यदि है तो उसका कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर हो जाता है तो वो कॉन्सेप्ट ही आपको काम करेगा। हम ड्राइंग को रट नहीं सकते, कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे तो हम खुद से ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। ये देखिए आप, इसका स्टेटर जो है, ये ऊपर का ये पार्ट स्टेटर है, और उसके ठीक नीचे ये आपका रोटर का पार्ट है, और रोटर का पार्ट में ये हमारा रेजिस्टेंस, हर फेज के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस ऐड किया हुआ है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ऐसा क्यों किया जाता है कि हमें रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिजिक्स हमेशा अप्लाई होता है हर किसी चीज़ में, तो इलेक्ट्रिकल भी उससे अछूता नहीं है। इलेक्ट्रिकल खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन मैं आपको कुछ कॉमन एग्जांपल यदि दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी चीज़ें आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में आप फर्स्ट गियर लेते हो। फर्स्ट गियर लेने के बाद आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी गियर है आप उनको अप्लाई करते हो स्पीड के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो एक झटके में यदि फुल RPM पे हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पे हमें टॉर्क नहीं मिलेगा, वहाँ पे स्लिप होगा। एक ग्रिप बनना चाहिए ना, वो ग्रिप ही उस टॉर्क के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए स्पीड थोड़ा स्टार्टिंग का जो है वो सबसे स्लो होता है, जिसको आप बोल सकते हैं फर्स्ट गियर। उसके बाद फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसा आप लगाते हैं गियर। यहाँ पे भी ये जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसका कॉमनली यूज़ कहाँ होता है, ये होता है लिफ्ट में, इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन्स में, जहाँ पे कुछ हेवी मटेरियल्स हमें उठाने का रहता है मोटर के थ्रू। तो स्टार्टिंग में वो जो टॉर्क है, टॉर्क हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर में वाइंडिंग ऐड करके उसके बाद स्लिप रिंग के थ्रू होते हुए उसको यदि हम किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ऐड करते हैं, तब होता क्या है कि वो रेजिस्टेंस उसकी स्पीड को स्लो कर देता है, और जब स्पीड स्लो हो जाती है तो हमें वो टॉर्क जो डिज़ायर्ड है वो हमें मिलने लगता है। उसके बाद जैसे जैसे उसकी स्पीड आगे बढ़ती है तो हम धीरे धीरे रेजिस्टेंस को कट करते जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये 1, 2, 3, 4 कॉन्टैक्टर्स लगे हुए हैं, तो जो स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा, जब पूरा रेजिस्टेंस इस सर्किट में ऐड है, उस वक्त इसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा होगा। स्पीड क्योंकि मोटर की कम रहेगी तो टॉर्क हमें मिलेगा, साथ ही साथ स्टार्टिंग करंट भी जो है वो भी रिड्यूस होता है। तो उसके बाद जब मोटर अपनी स्पीड पकड़ने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे हम 1 बाय 1 इन रेजिस्टेंस को
कट करते जाते हैं। रेजिस्टेंस कट करने का क्या प्रोसेस है, जैसे इस एंड में 3 वायरिंग निकली हुई है, वो जब शॉर्ट आपस में हो जाते हैं, तीनों लीड यदि यहाँ पे शॉर्ट कर दिए गए इस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो इतना पोर्शन नीचे का वो हमारा रेजिस्टेंस उस सर्किट से अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस ऐड है। उसके बाद फिर ये जब सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्टर लगा है, वो कॉन्ट्रैक्टर जब एनर्जाइज होगा तो यहाँ का रेजिस्टेंस पूरा कट जाएगा। जब ये अप्लाई होगा तो यहाँ तक रेजिस्टेंस सर्किट से हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है ना ये। उसी तरह जब फाइनल ये कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होगा तो फिर ये कम्प्लीटली ये रेजिस्टेंस यहाँ से बिल्कुल लाइन से अलग हो जाएगा, और ये मोटर अपनी फुल आरपीएम पे भी है, तो उस वक्त हमें टॉर्क की ज़रूरत मिनिमम है, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपनी स्पीड पकड़ ली है। अब देखो यहाँ कंडीशंस क्या है, ये कंडीशंस ही आपको जानने हैं, जिनको आप बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि जब भी स्टेटर को सप्लाई जाएगा, यानी मोटर स्टार्ट होगी, तो उस वक्त इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये पूरा रेजिस्टेंस रोटर के साथ लाइन में होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है, पूरा रेजिस्टेंस लाइन में ऐड होगा तभी जब इनमें से चारों में से एक भी कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज नहीं होगा। ये हमारा पहला कंडीशन है। उसके बाद थोड़ी देर बाद, जितने हमें टाइम की ज़रूरत है, उसके बाद ये वाला कॉन्ट्रैक्टर, ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर समझ लो आप इसको सेकेंड गियर। फर्स्ट गियर क्या है, ये तो पूरा फर्स्ट गियर हो गया ना, जब पूरा कंप्लीट रेजिस्टेंस ऐड है। अब सेकेंड गियर ये हो गया, जब C41 ये पकड़ेगा तो ये हमारी जो ये गाड़ी है वो सेकेंड गियर में आ जाएगी। ये जब पकड़ेगा थर्ड, ये जब पकड़ेगा तो फोर्थ, ये जब पकड़ेगा तो फिफ्थ गियर। तो जैसे ही तो हम तो मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक टाइमर हमें ऐड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में पूरा रेजिस्टेंस सर्किट में रहेगा, और 1 या 2 सेकेंड या 5 सेकेंड जितना भी हमें ऐड करना है, मिनिमम ये कुछ सेकेंड्स ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, उतने सेकेंड्स के लिए एक टाइमर को सप्लाई जाएगी। उस टाइमर को सप्लाई जाने के बाद वो टाइमर इस कॉन्ट्रैक्टर को एनर्जाइज करेगा। ठीक है, इसके साथ फिर हमें कुछ और भी टाइमर को सप्लाई देनी पड़ेगी। उसके बाद उस टाइमर के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होगा, उसके बाद और एक टाइमर को सप्लाई जाएगी तो ये कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होगा, उसके बाद और एक यदि कोई टाइमर हमें ऐड करना पड़ेगा तो ये फाइनल ये वाला हमारा कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज हो जाएगा और पूरा रेजिस्टेंस यहाँ से आउट हो जाएगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पे इसके कंट्रोल ड्राइंग को समझते हैं। पावर बहुत इजी है, मैंने अभी तक आपको जितने भी लेसन्स दिए, आपको पावर को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इनिशियल जितने भी मैंने लेसन्स दिए हैं उन लेसन्स पे जाके आप थोड़ा सा उनको रीड करिए, समझिए। अब ये कंट्रोल की वायरिंग में देखिए हम ये सारे कंडीशंस फुलफिल कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे पावर को आप देख रहे हो, ये फॉरवर्ड रिवर्स, ठीक है, दोनों के लिए ये अप्लाई हो रहा है। तो ये 2C1 2C2 दोनों में से कोई भी पकड़ेगा, ये पैरेलल में, ठीक है, दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पकड़ेगा। मैं सिर्फ रेजिस्टेंस ऐड और डिटैच होने का ही ये सर्किट आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको स्लिप रिंग मोटर का जो मेन पार्ट है कि रेजिस्टेंस कट कैसे होते हैं टाइमर के थ्रू, वो आसानी से समझ में है। तो यहाँ पे सिर्फ आप उस पर फोकस करो, बाकी चीज़ें करने के लिए हमारे पास और भी वक्त और बहुत सारे लेसन्स और भी आते रहेंगे। तो 2C1 2C2 दोनों में से कोई भी एक यदि एनर्जाइज होता है इनमें से, तो उसका एक एनो कॉन्टैक्ट लिया गया है, चाहे 2C1 का हो चाहे 2C2 का हो। यहाँ से ये फेज कंट्रोल की जो सप्लाई है वो पूरे यहाँ से इस टाइमर को आ रही है। बीच में देखो ये 2C44 2C43 2C42 इन तीनों का NC कॉन्टैक्ट हमने लिया है। क्यों लिया है? ताकि जब भी हमारा मोटर चले उस वक्त कोई सा भी कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं होना चाहिए, हमारा पूरा रेजिस्टेंस जो है लाइन में बना होना चाहिए। तो जितने भी ये सारे कॉन्टैक्टर्स हैं उसमें से ये 3 का NC यूज़ किया गया, ये रहा 1 2 3, और उसके थ्रू
ये लास्ट वाले कॉन्टेक्टर का 2C41 उसको हम एनर्जाइज कर रहे हैं। कब? इस टाइमर के थ्रू। ठीक है, तो 2C44, 2C43, 2C42 इनके NC कॉन्टैक्ट से होते हुए पावर किसको मिलेगा? इस टाइमर को मिलेगा 2T1। ये 265 ये उसका फेरुल नंबर है। ठीक है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो, ये इसके फेरुल नंबर्स हैं। जिस ड्राइंग से भी मैंने ये पार्ट लिया है उसका फेरुल नंबर है। तो अब ये इस फर्स्ट टाइमर को जब सप्लाई मिलेगी, इसमें सपोज दैट हम 3 सेकेंड का टाइम सब में सेट कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 चारों टाइमर में 3-3 सेकेंड का हमने रखा है, टाइम सेट किया हुआ है। 3 सेकेंड के बाद क्या होगा? शुरू में क्या हो रहा है? सिर्फ इस टाइमर को सप्लाई आई इस कॉन्टैक्टर की वजह से, इस कॉन्टैक्टर के एनो कॉन्टैक्ट की वजह से इस टाइमर को सप्लाई आ रही है। 3 सेकेंड बाद उसका ये कॉन्टैक्ट जो कि यहाँ पे एनो दिखा रहा है, ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखाया ना, उतने सेकंड के बाद, उतने टाइम के बाद जितना हम सेट करते हैं, उसके बाद उसके जो पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है, चाहे एनो है चाहे एनसी है, वो चेंज ओवर होंगे। तो यहाँ पे ये क्या है? एनो जो है ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद क्या है? सप्लाई उसको 2C41 को मिल जाएगी। 2C41 को मिलते साथ उसका अपना खुद का एक होल्डिंग कॉन्टैक्ट भी लाइन में लिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ सेकेंड टाइमर को भी सप्लाई हमारी चली जा रही है 2T2 सेकेंड टाइमर। इसमें भी हमने 3 सेकेंड का टाइम सेट किया है। तो ये 2C41 जब एनर्जाइज होता है तो क्या हुआ? ये एनर्जाइज हुआ तो इतना रेजिस्टेंस हमारा कट गया ना। ठीक है, ये देखो आप 2C41 उतना रेजिस्टेंस ने अलग कर दिया सर्किट से एनर्जाइज होने के बाद, क्योंकि ये शॉर्ट कर दिया ना अपने आपस में। ये पूरा यहाँ से यहाँ शॉर्ट हो जा रहा है। ये पोर्शन अब लाइन से अलग हो जा रहा है। बिल्कुल सेम जैसे आप फैन चलाते हो ना घरों में, तो रेगुलेटर का यूज़ करते हो, तो उसके अंदर कैसा हो रहा है? रेजिस्टेंस धीरे धीरे कट रहा है ना। जैसे जैसे आप उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। साथ ही साथ ये सेकेंड टाइमर को भी सप्लाई चली गई। सेकेंड टाइमर भी 3 सेकेंड बाद उसका ये देखो 2T2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये सेकेंड टाइमर का ये कॉन्टैक्ट जब एनर्जाइज होगा तो अब 2C42 को सप्लाई मिल जाएगी, ये एनर्जाइज हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी इसका एक एनो कॉन्टैक्ट लाइन में लिया है, होल्डिंग कॉन्टैक्ट। साथ ही 2T3 इसको भी सप्लाई मिलने लगेगी। ये जैसा ही पकड़ेगा उसके साथ ही साथ थर्ड टाइमर भी उसको सप्लाई मिलने लगेगी। ठीक है, तो 2C42 जैसे ही पकड़ेगा क्या होगा? ये देखो हमने ये तीनों का NC लाइन में लिया है। तो 2C42 जैसे ही पकड़ेगा तो इसके नीचे वाला ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा ना, क्योंकि NC है। तो 2C42 जैसे ही एनर्जाइज हुआ तो उसका अपना NC कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। ओपन होने से क्या है? वो इधर का पूरा सर्किट अब रीसेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अभी सप्लाई नहीं जा रही है, तो ये कॉन्टैक्टर वापस छूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये शॉर्ट हो चुका है ना, हमें तो एक एक करके शॉर्ट करना है। ऐसा नहीं कि ये शॉर्ट हुआ तो उसके बाद इसको भी करना है, उसके बाद ये भी करना है, उसके बाद ये भी करना है, ऐसा नहीं है। ये शॉर्ट हुआ, जब ये शॉर्ट होगा तो ये वापस अपना रीसेट हो जाएगा। उसी तरह जब ये शॉर्ट होगा तो इधर का ये कॉन्टैक्ट रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं? उसका जो NC कॉन्टैक्ट है यूज़ हुआ है, जैसे 2C42 जैसे ही एनर्जाइज हुआ उसके थ्रू जो इसको सप्लाई जा रही थी वो कट गई। ओके, अब 2T3 इस टाइमर को भी सप्लाई मिल रही है। इसमें क्या होगा? 3 सेकेंड बाद देखो 2T3 यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसका एनो कॉन्टैक्ट, इस टाइमर का एनो कॉन्टैक्ट यहाँ यूज़ हुआ है। 3 सेकेंड बाद ये एनो कॉन्टैक्ट जो टाइमर 3 का जो ये एनो कॉन्टैक्ट ये क्लोज होकर 2C43 को चार्ज करेगा, एनर्जाइज करेगा। यहाँ पे भी 2C43 का एक होल्डिंग कॉन्टैक्ट लिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ 2T4 फोर्थ टाइमर उसको भी सप्लाई मिलने लगेगी। ठीक है, तो 2C43 जैसे इसको सप्लाई मिली तो देखो ये ऊपर वाला ये 2C43 ये भी लाइन से हट जाएगा, क्योंकि ये NC कॉन्टैक्ट है ना।
तो 2C43 को जैसे ही सप्लाई मिली तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ का पूरा ये सर्किट रीसेट हो गया। इससे पहले का ये तो पहले रीसेट हो चुका था, अब यहाँ का जो है ये सर्किट भी रीसेट हो गया, ये वाला। ठीक है, अब 2C43 चार्ज है और साथ ही 2T4 को भी सप्लाई मिल गई है। फोर्थ टाइमर अपना 3 सेकेंड बाद, मैं 3 सेकेंड लिया हूँ, ठीक है, 2 सेकेंड भी हो सकता है, कम ही रहता है या बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इतने 1-2 सेकेंड के अंदर ही रेजिस्टेंस जो है वो कटने शुरू हो जानी चाहिए। तो 2T4 के बाद ये अपना 3 सेकेंड के बाद ये कॉन्टैक्ट अब क्लोज हो गया। इस टाइमर का कॉन्टैक्ट ये है। क्लोज होने के बाद क्या है, 2C44 ये एनर्जाइज हो जाएगा। इसके एनर्जाइज होते ही क्या है, ये उसका होल्डिंग कॉन्टैक्ट भी ये लाइन में आ गया ना, तो 2C44 एनर्जाइज हो गया। 2C44 एनर्जाइज होते ही क्या हो गया, ये कॉन्टैक्ट उसका ये ओपन हो गया। ये ओपन होते ही ये पूरा सर्किट अब रीसेट हो चुका है। मतलब यहाँ में से अब कोई सा भी कॉन्टैक्टर नहीं पकड़ा है, सिर्फ ये कॉन्टैक्टर हमारा एनर्जाइज है। और ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज है, मतलब ये पूरा रेजिस्टेंस जो है अब हमारा लाइन से आउट हो चुका है। अब हमारा जो मोटर है जितनी उसकी रेटेड आरपीएम है उस आरपीएम पे वो घूमना शुरू कर चुका है। तो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मेन जो है ये इस चीज़ को आपको समझना है। इसका बहुत यूज़ मिलेगा आप जब क्रेन की ड्राइंग देखोगे आप, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी समझ में नहीं आती। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तो आप आसानी से किसी भी ड्राइंग को मुझे भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों बाद आप खुद ही समझने लगोगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिए। हमें ये रेजिस्टेंस धीरे धीरे 1 बाय 1 कट करवाने हैं। इन कॉन्टैक्टर्स को एनर्जाइज कर करके टाइमर का यूज़ होना है। टाइमर का मैंने आपको छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाया, उसको मैंने जैसे सप्लाई दी उसमें सेटिंग करने का भी था टाइम, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जितना भी है उसका कुछ रहता है, फिक्स रहता है उसमें, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैंने जो दिखाया था उसमें 60 सेकेंड का था। ठीक है, 60 सेकेंड तक हम उसको मैक्सिमम सेट कर सकते हैं। जितने में आप सेट करोगे उतने समय के बाद वो टाइमर का जो NO है वो क्लोज हो जाएगा, जो NC है वो ओपन हो जाएगा। ऐसे नहीं बोलते हैं NO NC हो जाएगा, NC NO हो जाएगा, ये सही नहीं है। नॉर्मली ओपन जो है वो क्लोज हो जाएगा और जो नॉर्मली क्लोज है वो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। तो साथियों, मैं हर बार की तरह इस बार भी यही बोलूँगा कि इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ड्राइंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, किसी भी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस के लिए। और अगर आप इसमें कमांड पा लेते हो, आप इनको आसानी से समझ लेते हैं, तो आपके लिए कोई सा भी इलेक्ट्रिकल जॉब मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े पैनल्स में भी आप बहुत ईजीली काम कर सकते हो। तो यदि किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मैं हर ड्राइंग को इसमें एक्सप्लेन करूँ, तो बीच बीच में मुझे लगता है जो चीज़ें ज़रूरी है मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन यदि आप लोगों में से किसी को इंटरेस्ट है कि मुझे ड्राइंग सीखनी है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल ID पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो, आप वहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। और इतना ही कहने के बाद मैं अपना ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो लेसन भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।